आज हम लोग जो वेव ऑप्टिक्स का जो हम लोग का लेक्चर है क्लास 12 का फिजिक्स में, जिसमें कि पिछले लेक्चर वगैरह में हम लोग डिफ्रेक्शन के बारे में पढ़े थे। उसके पहले इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी दैट इज हाइगन्स प्रिंसिपल, इन सब जो कि हमारे सारे लेक्चर राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जो पहले से अपलोडेड हैं उसको कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पोर्शन को समझने में या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, उसके लिए पर्सनल केयर भी चाहिए, तुमको पूरा कोर्स पढ़ना हो, तो उसके लिए तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर जो है तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल या बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए तुमको जो 12 बोर्ड हो या इंजीनियरिंग मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए तुम इस ऐप का यूज़ कर सकते हो। और साथ साथ नोट्स वगैरह भी चाहिए बोर्ड के लिए, वो भी उपलब्ध हो जाएगा। और न्यूमेरिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सबों के जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, तो वह भी तुमको इस ऐप पर उपलब्ध है। तो आज का जो तुम्हारा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन पढ़ते हैं। तो पहले पोलराइजेशन को समझते हैं, पोलराइजेशन क्या होता है। देयर आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइट के बारे में भी। इस पोलराइजेशन का मतलब हो गया कि जब तुमको जैसे एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग को अगर हम मान लेते हैं ये फिक्स्ड कर दिए, एक इंड को हम लोग वाइब्रेट कराएं, ये अगर x डायरेक्शन है तुम्हारा, इसको x एक्सिस से जूम कर लिए इस स्ट्रिंग को x एक्सिस में, और इसके जो ऊपर नीचे वाइब्रेट जब करेगा इसके पार्टिकल, तो ये तुमको इसके जो पार्टिकल्स हो गए ये मूव करेगा y डायरेक्शन में। तो ये पार्टिकल्स मूव्स इन y डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, ये y डायरेक्शन है। तो इसका जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल इसका x अगर y डायरेक्शन में ही हमेशा रेस्ट्रिक्टेड है टू मूव, तो इसको कह सकते हैं कि दिस वेव इज पोलराइज्ड इन y डायरेक्शन। इसका जो इक्वेशन होता है जिसे हम लोग लिखते हैं, इसके पार्टिकल का मूवमेंट को लिख सकते हैं y x t, y में ही जा रहा है, दैट्स इक्वल्स टू a साइन x डायरेक्शन में जा रहा है तो ओमेगा t माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो भी है तुमको इस ढंग से, या के ओमेगा टी निगेटिव एक्स में जाएगा तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये तुम पढ़ा होगा। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, के को तुमको वेव नंबर दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा, ए एम्पलीट्यूड कराता है, ये तुमको जहाँ तक जाएगा। तो ये तुमको दिस वेव, द वेव ऑन स्ट्रिंग इज कॉल्ड पोलराइज्ड, द वेव ऑन स्ट्रिंग is said to be polarized because particle of string restricted to move in a particular y direction, in a particular y direction। तो y डायरेक्शन में ये क्या है, मूव करने के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड है, और इसीलिए क्या कहा जाएगा। अब जैसे देखो ये पोलराइज्ड, अगर पोलराइज्ड लाइट है, अगर कुछ ऐसे भी तुमको जहां पर सब्सटेंस हो, जहां पर क्या हो सकते हैं कि लाइट को, तो लाइट जो तुमको ये तुम्हारा ये जो तुमको वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव को ही पोलराइज किया जा सकता है। तो ये पोलराइजेशन जो कंसेप्ट होता है ये लागू होता है सिर्फ ट्रांसवर्स वेव को। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, यही प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन, जो कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या करता है, डिफर करता है। और जहां तक कि अगर ये मूवमेंट, ये जो पार्टिकल है तुमको अगर एक्स वाई जेड में एक्सिस के लॉन्ग भी जा रहा है पार्टिकल, तो वह अनपोलराइज्ड हो जाएगा। अब देखो पोलराइजर किस तरह का चीज है, पोलराइजर इस तरह का चीज समझो, जैसे कि ये मान लेते हैं कि पेन तुम्हारे सामने है, एक वेव अगर तुमको, जैसे कि ये जो पार्टिकल है तुमको ये अगर इस ढंग से मूव करके इसके सामने से गुजरे, ये तुमको सटा हुआ है ये वेव, तो इस तरह का वेव को तो ये पास करने दे देगा, ये सब्सटेंस पोलराइज इस ढंग से इस वेव। लेकिन अगर कोई वेव इस ढंग से जा रहा है तो इसको क्या कर देगा, ये तुमको जैसे सटा हुआ है तो ये तुमको इस ओपनिंग से अगर कोई ऐसे गुजरना चाहे तो इस ओपनिंग से क्या होगा, गुजर नहीं पाएगा ये। तो इस तरह का वेव को ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ये जो तुमको इस तरह के सब्सटेंस जो कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाले वेव को ही अलाउ करता है अपने थ्रू पास करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोलराइजर। द सब्सटेंस विच, तो पोलराइजर क्या होगा तुमको, या पोलरॉइड भी कहते हैं उसको, पोलरॉइड और पोलराइजर।
polarizer, the substance which allow wave going in particular direction to pass through it is called, ये क्या कहलाएगा, is called polarizer और polaroid। तो पोलरॉइड हो गया वैसा सब्सटेंस जिससे कि क्या हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाले लाइट ही क्या कर सकें, पास कर सकें, बाकी लाइट को वो रोक दे, दैट इज कॉल्ड पोलरॉइड और पोलराइजर। और तुमको पोलराइजर से तुमको क्या होगा, जैसे उसमें एक अरेंजमेंट, तो तुमको एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जिससे कि ये तुमको, जिससे कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लाइट क्या हो सके, पास कर सके। अब देखते हैं हम लोग लाइट, जहां तक है लाइट भी क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है, लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है। तो लाइट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। लाइट जहां तक है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तुमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो प्रोड्यूस होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करता है। और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करे अगर तुमको, तो क्या कहलाएगा, ये पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के, वह किसी एक डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करने के लिए स्वतंत्र हों, तो इस तरह के वेव को क्या कहेंगे हम लोग, लीनियरली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड वेव। जहां तक कि ये जो तुम्हारा वेव है अभी एक्सिस जो हम लोग देख रहे थे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसको हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन। अब देखते हैं लाइट के संदर्भ में। अभी तक तो हम लोग देखा पोलराइजेशन के बारे में, पोलराइजेशन क्या होता है, तो उसमें पर्टिकुलर कोई अगर पार्टिकल जो तुमको है उसको रेस्ट्रिक्शन हो जाए किसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए, वही सिर्फ उससे पार कर सकता हो, तो इस तरह के लाइट को क्या कहेंगे, पोलराइज हो गया वो। तो द लाइट वेव propagate in medium perpendicular to the electric field, so it is transverse in nature, if electric field is restricted in particular direction, a linearly or plane polarized light is produced, और जिस सब्सटेंस ऐसा होगा दैट इज पोलराइजर। तो लाइट को भी क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं, लाइट को भी हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। तो लाइट भी तुम्हारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक कंपोनेंट, जैसे वाई डायरेक्शन कंपोनेंट, यही सिर्फ आपको वैलिड रहे, तो एक्स डायरेक्शन में वेव जा रहा है, जैसे कभी जा रहा था, तो एक्स डायरेक्शन में वेव जा रहा, तो ये जैसे तुमको ये लाइट भी जैसे तुम्हारा ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो तुमको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाई डायरेक्शन में ही सिर्फ वो ई वाई रहे और कोई कंपोनेंट इसमें नहीं हो, लाइट वेव इधर पास कर रहा हो, लाइट वेव जा रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा है ये वाई डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, इसलिए इसको लीनियरली पोलराइज्ड कहते हैं, लीनियरली पोलराइज्ड कहेंगे। और चूंकि इट इज कन्फाइंड इन एक्स वाई प्लेन, इसलिए इसको प्लेन पोलराइज्ड भी कहेंगे, इसलिए इसको प्लेन पोलराइज भी कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया लाइट का भी, लाइट को क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। और इसमें जो कि जो सब्सटेंस जिसमें कि स्पेशल अरेंजमेंट होता है एटम्स का, एक विशेष टाइप से तुमको क्या कहते हैं, एटम जो है अरेंज होते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ही वेव जा सके, बाकी वेव को वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, दैट इज कॉल्ड पोलराइड। और पोलराइड और दैट इज पोलराइड और क्या कह सकते हैं उसको, पोलराइजर। और जहां तक इसका यूजेज जहां तक देखते हैं हम लोग, यूज करते हैं हम लोग कहां पर, लाइट के इंटेंसिटी को कम करने के लिए पोलराइड शीट आर यूज्ड, पोलराइड शीट आर यूज्ड इन
जो तुम्हारा कहते हैं धूप का चश्मा है, जो कि तुमको सन ग्लासेस कह सकते हो, सन ग्लासेस। विंडो में तुमको लाइट को इंटेंसिटी कम करने के लिए विंडो में तुमको मूविंग कैमरा, जो कैमरा है तुमको, जो कि फिल्म का जो तुम्हारा जो वीडियो कैमरा कह सकते हो, वीडियो कैमरा लेंसेज में, इन सबों में इंटेंसिटी को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? फ्लोराइड का यूज करते हैं। ये अलग तरह का आजकल पृष्ठ है, ये तुमको फ्लोराइड मिलता है जो प्लास्टिक टाइप का, जिसका यूज करके इस सब पर्पस को हम लोग पूरा करते हैं। कुछ ऐसे भी नेचुरल सब्सटेंस भी हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट को जैसे कि पोलराइज कर सकते हैं, दैट इज निकोल प्रिज्म, टूरमेलिन क्रिस्टल, ये सब तुम्हारा क्या करते हैं, ये नेचुरल है, जो कि तुमको किसी एक्स का जो अरेंज है, इस ढंग से अरेंजमेंट होता है इसका कि इसमें लाइट जो है तुमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पास कर पाते हैं। तो वो सब नेचुरल क्या है तुम्हारा पोलराइजर हैं। अब हम लोग देखते हैं मेलस लॉ। एक मेलस लॉ, टू polarizer axis aligned, axis makes an angle theta. The intensity of light passes through first polarizer is I naught, and I is intensity of light passes through second polarizer making angle theta with each other. तो दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है, थीटा विथ each other, देन आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये तुमको जो है तुमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा, जैसे तुमको कोई एक्सिस यहाँ पर है, तुमको ये जैसे कि पोलराइजर है, अगर ये एक्सिस से है, तुमको इससे अगर ई जा रहा होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी है तुमको आई नॉट गुजर रहा है, तो इसका इंटेंसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रहा होगा, तो इस डायरेक्शन से अगर तुमको कोई पोलराइजर अगर तुमको थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है तुमको, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई कॉस थीटा आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई है तो इधर की तरफ कंपोनेंट जो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई कॉस थीटा होगा। इंटेंसिटी जो तुम्हारा होता है वो इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी जो तुम्हारा होता है इंटेंसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ई कॉस थीटा का स्क्वायर दैट इज आई नॉट, ई क्या होगा तुमको कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अगर एंगल थीटा से झुका हुआ है तो ये कितना होगा तुमको, आई बराबर आई नॉट कैस स्क्वायर थीटा। और तुमको ये जो कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा ही होगा, और उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इंटेंसिटी के लिए, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा में आ जाएगा। इसको हम लोग मेलस लॉ कहते हैं। तुम्हारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तुमको, 10.8 नंबर है तुमको, जिसको हम लोग मेलस लॉ पर बेस्ड है तुमको, उसकी चर्चा एनसीईआरटी में तुमको दिया हुआ है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, और इससे तुमको मेलस लॉ को और थोड़ा समझने में मदद मिलेगी। तो मेलस लॉ का यही कहना है कि अगर दो पोलराइजर हो, दोनों का बीच का एंगल तुमको, एक पहले पोलराइजर से अगर इंटेंसिटी आई नॉट आ रहा है और दोनों के एंगल जो है तुमको, दोनों के एक्सिस के बीच में एंगल अगर थीटा हो, तो दूसरे पोलराइजर से जो लाइट पास करेगा उसकी इंटेंसिटी आई होगी, जो इसका वैल्यू होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगला है तुमको इसका जो तुम्हारा आ गया तुमको दूसरा जो तुम्हारा लॉ है, इसका जो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि स्कैटरिंग जो हम लोग को करना है। स्कैटरिंग तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग के द्वारा भी देखेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो कि तुम्हारा क्या होता है, सुबह शाम जो कि कहता है सन रेड दिखाई पड़ना, या तुमको आकाश का कहता है स्काई का ब्लू कलर का दिखना, ये सब क्या है स्कैटरिंग के कुछ एग्जाम्पल हैं। जो कि स्कैटरिंग में भी तुमको जो होते हैं लाइट क्या कहते हैं, स्कैटरिंग के कारण भी लाइट पोलराइज होते हैं, तो उसके कारण देखेंगे। फिर रिफ्लेक्शन के कारण भी पोलराइज होता है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे इस लेक्चर में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.8 देखते हैं। इसमें है कि दो पोलराइजर क्रॉस पोलराइजर कहलाता है जब दोनों के बीच का एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसको P1 मान लें, और एक दूसरा पोलराइजर है जिसका कि
एक्सिस इससे 90 डिग्री पर झुका हुआ है, तो ये तुमको 90 डिग्री पर है, तुमको ये दोनों के बीच का एंगल ये 90 डिग्री हो गया। ये तुमको P2 मान ले, ये पोलराइजर, ये पोलराइजर 1। इसके बीच में एक तीसरा पोलराइजर लाते हैं जो कि क्या करता हो, तीसरा पोलराइजर लाते हैं जो कि यहां से एंगल कितना बना रहा है, ये तुमको थीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल इससे थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो ये जब थीटा एंगल बनाएगा तो इसका जो तुम्हारा होगा, इससे जो आने वाला इंटेंसिटी था वो उसका वैल्यू क्या होगा। अगर इससे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी से जो पास किया इंटेंसिटी, ये I0 है, तो इससे पास करने वाले इंटेंसिटी जो होगा तुमको I डैश इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि ये और ये जो P3 है ये घूम रहा है यहाँ पर अलग अलग एंगल पे, क्या हो रहा है तुमको बार बार ये रोटेट कर रहा है, थीटा एंगल पर अभी है एट ए टाइम। तो इससे जो कि हम लोग अब मेलस लॉ लागू करेंगे तो यहाँ जो इंटेंसिटी आएगा, इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा एंगल अगर अभी बना रहा है। अब यहाँ पर जहाँ तक कि ये जो है, इससे इसका जो एक्सिस है दोनों कितना डिग्री पर झुका हुआ है, ये जब थीटा बना रहा है और ये दोनों आपस में क्रॉस था, मतलब 90 डिग्री था, तो इसके एक्सिस और इसके बीच कितना एंगल बचा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बचा। तो यहाँ जो I डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो I डैश इज इक्वल टू I साइन स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हुआ, और I का वैल्यू है I0 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यही होगा तुम्हारा इंटेंसिटी, इसका निकल गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 का बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये होगा तुमको I डैश बराबर I0 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4, ये तुम्हारा हो गया, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। तो ये थीटा जबकि ये I डैश इज मैक्सिमम, I डैश इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45/4, इसी पे मैक्सिमम होगा। चूंकि 2 थीटा बराबर 90 होगा तो मैक्सिमम होगा। तो इंटेंसिटी जब ये P3 जो घूम रहा है, जब एंगल 90 डिग्री बनाए 45 बनाएगा तो इससे, तो ये तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां से आएगा। और डायरेक्ट अगर ये पोलराइजर नहीं घूम रहा तो इसमें कोई भी रेडिएशन, कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिले, क्योंकि दोनों के बीच में कॉस 90 हो जाता है डायरेक्ट, तो इसमें कोई इंटेंसिटी प्राप्त नहीं होता। तो ये तुम्हारा था मेलस लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का था 10.8 शायद है नंबर। हाँ, अगला हम लोग देखते हैं कि पोलराइजेशन हम लोग करते हैं। पोलराइजेशन दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं, जो तरीका से हम लोग पोलराइजेशन, एक है तुमको स्कैटरिंग के द्वारा। स्कैटरिंग का लाइट क्या होता है, जो कि स्कैटरिंग होता है जबकि लाइट हर तरफ क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और ये जबकि जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के रेंज में होना चाहिए, उसके ऑर्डर में होना चाहिए। अगर उसके ऑर्डर में है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर में होता है पार्टिकल का साइज, तो उससे लाइट जो है तुमको क्या हो जाता है, स्कैटर करता है। अगर यहाँ पर जो सन के द्वारा जो लाइट चल रहा आता है वह अनपोलराइज्ड होता है, तो वह अगर किसी पार्टिकल पर पड़े जहां से उसका अगर स्कैटरिंग हो रहा हो और कोई ऑब्जर्वर उसके जो है तुमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ऑब्जर्व करे, तो वह लाइट का एक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो cos 90 हो जाएगा उसके तरफ डायरेक्शन, तो वह तुमको क्या होगा, दिखाई ही नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू डायरेक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वह लाइट जो है पोलराइज दिखाई पड़ेगा उसको। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग के कारण क्या होगा, अगर यहां से सन आ रहा है, सन से लाइट आ रहा है, सन है यहां, सब तरफ से लाइट निकल रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट है ये, तुमको मान लेते हैं। ये अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, इसका जो है तुमको ये तुमको एक इस डायरेक्शन में भी एरो दे दिए और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिए। इसको तुमको अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का तरीका है, ये इस प्लेन में हो गया, ये कंपोनेंट इन द प्लेन, कंपोनेंट इन द प्लेन ऑफ द फिगर, प्लेन ऑफ फिगर, ये हो गया एरो, डबल हेडेड एरो दिखाया गया। और डॉट हो गया कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फिगर, तो दोनों है कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फिगर। ये तुमको अनपोलराइज्ड लाइट है। ये कौन सा लाइट होगा तुमको, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये सिंपल जो है
ये अनपोलराइज, दो सभी डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसा लाइट हो गया, ये अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, इंसिडेंट। अब यहां पर जो आया कोई पार्टिकल है यहां पर जो कि तुमको अनपोलराइज्ड लाइट आया, तो यहां पर अगर ये लाइट आया, यहां पर तुमको O है, तुमको एक पार्टिकल है यहां पर, और इसके कोई ऑब्जर्वर जो है तुमको यहां से ये इस डायरेक्शन में खड़ा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये तुमको 90 डिग्री, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जो कंपोनेंट होगा E cos 90, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहां से। यहां ऑब्जर्वर है, देखने वाला या व्यूअर है, तो इसको जो तुम्हें दिखेगा, ये जो तुमको है इसका जो ये जो कंपोनेंट होगा सिर्फ ये तुमको परपेंडिकुलर बड़ा दिखेगा, परपेंडिकुलर, ये पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड लाइट आफ्टर स्कैटरिंग, आफ्टर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग से यहां पर जो स्कैटर हुआ, ये स्कैटरिंग के कारण क्या हो गया, ये पोलराइज हो गया। तो इसको दिखा सकते हैं, ये लाइट जो है सन से जो द लाइट कमिंग, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट coming from sun, polarized in perpendicular direction, when viewed by observer after scattering। तो स्कैटरिंग के कारण क्या होगा, तुमको ये पोलराइज हो जाएगा। तो ये तुमको एक तो पोलराइज होने का मतलब इसका कारण था कि का जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, जो प्लेन के लॉन्ग इधर तुमको 90 डिग्री एंगल बना रहा था, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो इधर की तरफ 0 हो जाएगा, जो प्लेन में है। और प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो तो रहेगा ही, जैसे था वही रहेगा। तो प्लेन में जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, इसका उसका कंपोनेंट यहाँ पे cos 90 होने का कारण ये 0 हो गया, जिस कारण से कि ये बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही सिर्फ लाइट नजर आएगा, और इधर के वाला लाइट क्या हो जाएगा, ये पोलराइज हो गया, खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, स्कैटरिंग के द्वारा पोलराइजेशन कर सकते हैं। दूसरा है तुमको स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन के द्वारा पोलराइजेशन हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर कोई लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर रहा हो, और ये तो वहां पर कुछ जो है तुमको पार्शली क्या होता है, लाइट जो पार्शली रिफ्लेक्ट भी होता है और पार्शली ट्रांसमिट भी होता है, या रिफ्रैक्ट होता है जिसको कह सकते हो। और अगर तुमको दोनों अगर हो, तो अगर दोनों लाइट जो है आपस में, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में अगर परपेंडिकुलर होता है, तो इस स्थिति में देखा यह जाता है तुमको कि ये जो तुमको है लाइट जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगा। इसे हम लोग ब्रिस्टर लॉ भी कहते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के द्वारा भी पोलराइजेशन होता है। तो ये तुमको कुछ इस ढंग से होगा। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, व्हेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगा तुमको, अनपोलराइज्ड लाइट में, when unpolarized light partially reflected and refracted, partially reflected and refracted by surface the reflected light is polarized if the angle between refracted and reflected wave is 90 degree. Reflected and refracted wave is 90 degree. दोनों क्या हो, जब परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा तुमको, ये दोनों जब आपस में परपेंडिकुलर होगा तो ये पोलराइज होगा। इसी को हम ब्रिस्टर लॉ भी कहते हैं, ब्रिस्टर लॉ भी कह सकते हैं इसको। तो इसको जैसे डायग्राम के द्वारा समझते हैं, तो देखो जैसे कि एक तुमको मीडियम है, ये इसमें तुमको लाइट जो है तुमको यहाँ पर से क्या हो रहा है, ये अगर एक मीडियम से आ रहा है, ये अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट क्या हुआ तुमको यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, अनपोलराइज लाइट यहाँ पर
इंसिडेंट हुआ इस जगह पर, मान लेते हैं अगर तुमको ये अनपोलराइज लाइट यहाँ पर आया और इस जगह पर क्या हुआ, अनपोलराइज लाइट में दोनों कम पॉइंट होंगे, प्लेन के लॉन्ग और प्लेन के परपेंडिकुलर, ये कम पॉइंट होंगे दोनों। और ये तुमको यहाँ पर जब आया तो यहाँ पे एक नॉर्मल बना दीजिए, तो यहाँ पर जो आएगा कुछ पर्टिकुलर एंगल से इस प्रकार आए जिसको आई पी कर दिए, पोलराइज हो गया। तो यहाँ पर तुमको कुछ जो है तुमको पार्शली ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट जो करेगा तो ये जो वेव है तुमको ये प्लेन के पर्टिकुलर पोलराइज हो जाएगा। तो ये तुमको आई पी, इसको एंगल तो दोनों सेम ही होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। और ये जो तुम्हारा लाइट यहाँ है, ये जो दूसरा मीडियम में जाएगा, ये तुमको कब होगा जबकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तभी पोलराइज होगा, ऐसा मैंने कहा। और ये अनपोलराइज ही रहेगा, ये रिफ्लेक्टेड वाला क्या रहेगा, अनपोलराइज रहेगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लें, मीडियम का जो दो मीडियम है यहाँ पर जो सेपरेट हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये रिफ्रैक्टेड अनपोलराइज लाइट है। ये है रिफ्रैक्टेड अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ये रिफ्लेक्टेड अनपोलराइज्ड लाइट। और ये है रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड लाइट, ये रिफ्लेक्टेड है। और ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट है ये है इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनइंसिडेंट। और ये कितना एंगल पर आ रहा है, आई पी पर। और अगर ये रिफ्लेक्टर कब होगा, जब ये दोनों 90 डिग्री बनाए। तो यहाँ पर देखिए तुमको ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तुमको पहला आईपी को छोड़ दे, यहाँ से चलिए, तो आईपी प्लस 90 प्लस आरपी, आईपी प्लस 90 डिग्री प्लस आरपी दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुमको 180 डिग्री। तो आरपी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस आईपी। स्नेल्स लॉ लागू कीजिए, जो रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग लागू करते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ते हैं हम लोग, साइन आई पी, साइन आई बाय साइन आर पी इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्शन बाय फर्स्ट मीडियम का। तो इसको क्या लिखते हैं, साइन आई पी बाय साइन 90 डिग्री माइनस आई पी इक्वल्स टू क्या होगा μ2 बाय μ1। दिस इंप्लाइज दैट साइन आई पी बाय कॉस आई पी इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। तो 10 आई पी इज इक्वल टू क्या होगा तुमको μ2 बाय μ1। तो किस एंगल से आने पर ऐसा होगा, ये देखिए 10 इनवर्स μ2 बाय μ1, इस एंगल से अगर आएगा, इंसिडेंट हो गया, तभी ये क्या होगा तुमको पोलराइज होगा। एक पर्टिकुलर एंगल ही है तुमको जिसका वैल्यू क्या होगा 10 IP बराबर, तो 10 IP का वैल्यू μ2 बटे μ1 होगा। उसी एंगल से ये लाइट जब आएगा तभी लाइट जो है ये क्या होगा तुमको पोलराइज होगा। एक पर्टिकुलर एंगल पर ही पोलराइज होगा, बाकी किसी एंगल से आने पर ये लाइट पोलराइज नहीं होगा। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा था ब्रिस्टर लॉ कहलाता है कि अगर तुमको ये एंगल क्या हुआ तुम्हारा, अगर ये आईपी एंगल से आ रहा है तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तुम्हारा क्या होगा, आईपी ही होगा। और ये दोनों के बीच में एंगल 90 बना तो तुमको आईपी प्लस 90 प्लस आरपी, तो आरपी का वैल्यू क्या हो जाएगा तुमको, आईपी का वैल्यू तुम्हारा हो गया, आरपी का वैल्यू 90 डिग्री माइनस आईपी होगा। तो साइन आईपी बटे साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा μ2 बाय μ1। इसी पर एक बेस्ट हमारा क्वेश्चन एक दिया हुआ है एनसीईआरटी में 10.9 करके है, और उसमें तुमको दिया हुआ है कि लाइट जो है तुमको एयर से ग्लास में आ रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है। तो लाइट किस एंगल पर आए कि वह रिफ्रैक्ट हो, उनकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज हो जाए, रिफ्लेक्टेड वेव जो है तुमको वो पोलराइज हो। तो जाहिर है कि ब्रिस्टर लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, हम लोग फॉर्मूला बैठा सकते हैं या इसको थोड़ा सा डिराइव करके, जैसे जो डेरिवेशन अभी किए फिर से डिराइव करके बना भी सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.9, चलिए इसको देख लेते हैं। ये लास्ट है तुम्हारा टॉपिक, ये है तुम्हारा इस वेव ऑप्टिक्स का। और इसके बाद जो भी तुम्हें दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, उसके लिए क्या कर सकते हो, राइट टूल ऐप की मदद से हमसे संपर्क कर सकते हो। कभी भी कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है, आप डायरेक्ट संपर्क करें। इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों के जेईई मेंस एडवांस नीट इन सबों की तैयारी करते हो, उसके लिए भी तुमको हर तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो आकर के तुम ऐप पर और सारे डिटेल्स थ्योरी उसके जो है एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम है वो सब भी तुमको डिस्कस कर सकते हो, या कोई जो भी बुक ऐसी वर्मा के जो क्वेश्चन बना रहे हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करना हो, किसी भी बुक में मैथ का हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री, तुम उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हो कभी भी। तो वहाँ पर हमारा जो है कॉन्टेक्ट का नंबर मिल जाएगा, तुम वहाँ से लेकर के हम संपर्क कर सकते हो। तो लाइट जो तुम्हारा आ रहा है यहाँ पर
एयर टू ग्लास आ रहा है, एयर है यहाँ ग्लास है, तो यहाँ पर तुमको अगर एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर जो आ रहा है अनपोलराइज लाइट है ये, तो ये अगर आईपी एंगल पर आएगा तो ये जो तुमको आ रहा है ये अगर पोलराइज होना है तो ये पोलराइज होना है तो इसको क्या करना होगा, रिफ्लेक्टेड पोलराइज होगा। जब कब होगा, जबकि ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी जैसे जो यूज किए थे हम लोग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू बराबर 1.5, ये 1 हो गया, ये एयर है तो 1 हो गया। तो जाहिर है कि आसानी से अभी जो काम किए थे फिर से कर लेते हैं, आई पी प्लस 90 डिग्री प्लस आर पी, तुम्हारा जो है यहाँ से चले हम लोग एक 90 डिग्री से यहाँ पर तुमको जो है तो 180 डिग्री का एंगल बन गया, दैट्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आर पी इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस आई पी, स्नेल्स लॉ लागू करें तो साइन आई पी बटे साइन आर पी इज इक्वल टू म्यू बाय 1। म्यू का वैल्यू होगा साइन आई पी बटे साइन 90 माइनस आई पी, दैट्स इक्वल टू 1.5 बाय 1। तो ये 10 आई पी इक्वल्स टू 1.5, तो आई पी इज इक्वल टू क्या होगा 10 इनवर्स 1.5। तो आई पी का जो वैल्यू हो गया ये 57 डिग्री करीब आ जाएगा। टेन थीटा जो है तुमको 1.732 होता है 60 डिग्री में, तो ये 57 डिग्री होगा। तो ये तुम्हारा हो गया 57 डिग्री, तो ये तुम्हारा हो गया 57 डिग्री का ये वैल्यू हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू टेन थीटा बराबर क्या हो गया तुमको 57 डिग्री। तो यही तुम्हारा क्या था, इसका सॉल्यूशन हो गया। और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम्हें जब भी प्रॉब्लम हो राइट ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड कर हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।